आवाज क्लियर जा रहा है? फंडामेंटल राइट और आर्टिकल 16, ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे क्योंकि आर्टिकल 15 तक परसों हो गया था और आज पढ़ेंगे आर्टिकल 16 दैट इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक अफेयर्स। इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी इन द अपॉर्चुनिटी कहां पे? इन मैटर्स ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स कि किसी भी आदमी पर या कोई भी आदमी किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन का आधार हो जिसके आधार पे उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के वंचित नहीं रखा जा सकता है। दैट मीन्स कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू द एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। भारत या भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को अगर वो योग्य है और उस एलिजिबिलिटी को पूरा करता है जो सरकार के द्वारा बनाई गई एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी को अगर पूरा करता है, उसके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एग्जाम वगैरह जो भी उसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फुलफिल करता है, तो किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इंस्टेड कि अगर हम किसी को देखें, मान के चलिए कि कोई बच्चा 16 साल का है एंड ही हैव आल्सो अ फंडामेंटल राइट, लेकिन क्या उस फंडामेंटल राइट को वो इन्फोर्स कर पाएगा? अगर वह 16 साल का बच्चा है और उसको अगर कह दिया जाए कि तुम फंडामेंटल राइट को पूरा करो, तो वो फंडामेंटल राइट उसके पास भी है। लेकिन अगर जॉब का क्राइटेरिया है कि किसी जॉब में 18 ईयर्स से ऊपर का, क्योंकि अपने इंडिया में 18 साल से नीचे के काम को हम लोग क्या मानते हैं कि बालिग नाबालिग से काम करवाना मानते हैं। नाबालिग में कुछ लोगों को रखा जाता है कि काम के लिए, जो लोग वैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं जो कि हजार्डस एक्टिविटी हो। हजार्डस एक्टिविटी का मतलब है जहां पे उनको चोट, दुर्घटना या आदि किसी तरह की समस्या से रूबरू होना पड़े, तो वैसे लोगों को वहां पे नहीं रखा जाता है, या वैसे बच्चों को वैसे एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है। दैट मीन्स कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 ये कहता है कि नो सिटीजन शैल, कोई भी नागरिक के आधार पे ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, either race, either caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, not every, any of them
कोई भी पर्सन जो है इस आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। किस किस आधार पे? रिलीजन के आधार पे, रेस यानी रंग के आधार पे, कास्ट यानी जाति के आधार पे, सेक्स यानी लिंग, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम be ineligible for the discrimination against in the respect of employment or public under the state. Nothing in this article 16 में बाकी बातों को दिए हुए भी nothing in the article shall prevent parliament from making any law prescribing in the regard to class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territories any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment. That means कि कोई भी इस अनुच्छेद में कोई भी कही गई बात संसद को इस विधि को बनाने से रोकेगी नहीं जिसमें किसी राज्य के संघ क्षेत्र या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्गों पे यानी क्लास या क्लासेस पर नियोजन यानी उसका एम्प्लॉयमेंट या उसके अपॉइंटमेंट या मतलब नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ क्षेत्र के भीतर निवास का विषय कोई अपेक्षा भेद करती है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि उस आदमी से कहा जाए कि मान लीजिए कि अगर आप महाराष्ट्र के आदमी हैं तो आप बिहार में नौकरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन स्टेट को भी इस बात का पावर दिया गया है कि आप ऐसा प्रोविजन बना सकते हैं कि आप अपने स्टेट के बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, दूसरे जगह के बच्चों को थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे, लेकिन आप इस ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कि आपका बिहार का निवासी होना जरूरी है। ठीक है, फिर ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। नाउ फर्स्ट टॉपिक द क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16 says that the nothing in this article shall prevent the parliament, but in the clause 4 nothing in the article shall prevent the state from making any provision for reservation, बात वहीं आगे, of appointment or post in the favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. That means इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के वर्ग में या उसके पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। कहने का मतलब यह है कि राज्य सरकार का यह जिम्मेवारी है कि वो इस बात को देखे कि उनके राज्य में कौन सा ऐसा कास्ट है या कौन सा ऐसा कैटेगरी है जिसका सरकारी नौकरी में या सरकारी एम्प्लॉयमेंट में या एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। वैसे लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सरकार उनको रिजर्वेशन देगी, रिजर्वेशन देके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का पूरा कोशिश करेगी। सरकार को इस बात से कोई रोकेगा नहीं। नेक्स्ट इसका क्लॉज 4 का 4A अगर आप देखते हैं तो क्लॉज 4 का 4A ये कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन द मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू द क्लास और क्लास ऑफ द पोस्ट ऑफ द सर्विस अंडर द स्टेट इन द फेवर ऑफ शेड्यूल्ड क्लास एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स which in the opinion of state are not adequately represented in the services under the state. उसी में क्लॉज 4B कहता है कि nothing in this article shall prevent the state from the considering any unfilled vacancy for a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision of reservation made under the clause 4 or clause 4A as separate class of vacancies to be filled in the succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for the determining the ceiling of the 50% and reservation on total number of vacancies that year. कुल मिला के बात यह है कि कहता है कि इस अनुच्छेद में कही गई कोई बात राज्य को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पदों पर परिणामिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामलों में
आरक्षण के लिए उपबंध करने से रोकेगी नहीं, चाहे वो कोई क्लास हो, क्लासेज हो, प्रमोशन हो, इन सब चीजों में। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को किसी वर्ष में किन्हीं नहीं भरी गई ऐसी खाली जगहों को जो आर्टिकल 4 एंड 4A के अधीन किए गए आरक्षण के लिए उपबंध के अनुसार उस वर्ग में भरे जाने के लिए आरक्षित है, किसी अगले वर्ष में भरे जाने के लिए अलग रिक्तियों के रूप में विचार करने से रोकेगी नहीं। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वो भरी जा रही है उस वर्ष की रिक्तियों के कुल संख्या के संबंध में 50% आरक्षण की सीमा का अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद इसमें आर्टिकल 5 कहता है, 16 का क्लॉज 5, कि इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी उसे शासी निकाय का कोई सदस्य या किसी विशिष्ट धर्म के मानने वाला या विशेष संप्रदाय का ही हो। मतलब क्या कहता है कि रिलीजन के आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये आवश्यक नहीं है कि रिलीजन में अगर आप कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए आपने कहा कि हमने एक पंडित का पोस्ट निकाला, ठीक है, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय के कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला हो। हम इससे पहले भी इस बात को समझा चुके एक बार कि किसी भी राज्य से शासित या राज्य के धन से पोषित या किसी राज्य के पैसे से फंड से चलने वाला कोई भी संस्थान वो धार्मिक रूप से माना नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेक्युलर माना जाएगा, क्योंकि इंडिया हैज नो रिलीजन, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। तो अगर कोई स्टेट कहता है कि हमारे पास एक मदरसा है, लेकिन मदरसे में अगर किसी काम को रखने के लिए, मदरसे में करने वाले किसी काम के लिए अगर किसी व्यक्ति को रखने की आवश्यक है तो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति मुसलमान ही हो। अगर अकाउंटेंट रखना है तो अकाउंटेंट कैन बी हिंदू टू, नॉट ओनली मुस्लिम। इसका क्लॉज 16 का क्लॉज 6 से कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्षों की नियुक्ति और पदों के आरक्षण के लिए भी कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। दैट मीन्स कि अगर कोई आदमी इकोनॉमिकली वीकर है तो भी उनके लिए राज्य सरकार रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकती है। तो बेसिकली इन 6 क्लॉजेज में, आर्टिकल 16 के क्लॉजेज 6 में हम ये देख रहे हैं कि स्टेट को भी ये पूरा पावर है कि उसके यहाँ अगर किसी का रिप्रेजेंटेशन कम है तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए स्टेट उनको रिजर्वेशन दे सकती है, चाहे वो किसी SC के हो, किसी ST के हो, या फिर वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो। तो उसके लिए स्टेट के पास ये पूरा पावर है कि स्टेट उस बात का प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत, किसी को छूने से फैलने वाली बीमारी, और इसी के साथ हम इंक्लूड करते हैं वैसे बीमारियों को भी जिसमें समाज का लोग ये कहते हैं कि हमारे दरवाजे पे बैठ जाएगा तो तुरंत दूर का मिट्टी उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ लोगों को यह भी कहा जाता था कि जैसे कोई भी ऐसे कम्युनिटी जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स आते थे, बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नॉट शेड्यूल्ड कास्ट, नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बिकॉज़ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज अनदर कॉन्सेप्ट इन द अनदर एरिया, बट इन आवर कॉन्टेक्स्ट इन बिहार अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे बेगारी करवाया जाता था, मजदूरी करवाया जाता था और उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। गांधी जी का मानना था कि देश से छुआछूत को खत्म किए बगैर देश का उत्थान संभव नहीं है। गांधी जी के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो छुआछूत को मिटाने का पूरा प्रयास किए। ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, MG रानाडे। आप अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखें जितने भी 1857 से पहले के जितनी भी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जितने भी मैटर्स हुए हैं इंडिया में, बेसिकली वो अनटचेबिलिटी पे हुए हैं या फिर उस आधार पे हुए हैं जिस आधार पे दो ही लोगों का बहुत मतलब स्थिति खराब माना गया। एक माना गया आपका जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरा फीमेल्स, जिसमें सती प्रथा वगैरह आप लोगों को पता ही होगा। इसमें जो व्यवस्था ये थी अनटचेबिलिटी में कि कोई किसी से, यहां तक कि वो हमारे दरवाजे पे आता भी था, जैसे सपोज करिए कि नाम लेना तो कास्ट का सही नहीं है, लेकिन तब भी
धोबी जो लोग होते थे, धोबी कम्युनिटी के लोग, वो गांव में क्या करते थे कि कपड़ा लेने जाते थे ना, तो वो दरवाजे पे कपड़ा उनको कोई देता नहीं था। उनको क्या करता था कि कपड़ा सड़क के किनारे रख दीजिए या साइड में कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहां से वो सिर्फ उठा के चले जाए, हमारे दरवाजे पे उनको पैर रखने की आवश्यकता ना पड़े। वो कपड़ा लेके जाते थे और फिर कपड़ा लेके आते थे, फिर वही छोड़ते थे। समझ गए? महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं का अगर आप ये देख लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रहा हो तो उस ड्यूरेशन में उनके साथ किस किस तरीके का भेदभाव किया जाता था। ये सारी स्थिति जो है समाज में एक लंबे समय के बाद पनपी है, डायरेक्ट पनपने की बात नहीं, लंबे समय का प्रभाव है ये। कभी भी कोई चीज अगर हम किसी घाव का इलाज सही समय पर नहीं करते हैं तो वो बड़ी बुरी तरीके से समाज में फैलती है वापस। अनटचेबिलिटी हमारे समाज में वैसा ही एक स्थिति था। Untouchability is abolished according to the Article 17 of the Fundamental Right, that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance to the law. ठीक है? ठीक है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी प्रकार का अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी दंडनीय अपराध होगा। और इसके लिए फिर आईपीसी के सेक्शन में अगर आप देखेंगे कि आईपीसी सेक्शन 21D insults or attempts to the insult on the ground of untouchability of a member of scheduled caste, article 22 shall be punishable with the imprisonment for a term of not less than 1 month and the more than 6 months, and also fine which shall be not less than 100 rupees and the more than 500 rupees. ये भी article 21 section 21D and 22 of IPC ये भी लिखा गया हुआ है कि उसमें पनिशेबल ऑफेंस इसको माना गया हुआ है। ठीक है, तो भारत में किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, किसी भी प्रकार का अनटचेबिलिटी एक क्राइम है, इंस्टीड एक तरीके की अनटचेबिलिटी छोड़ के जो कि कंटामिनेटेड डिजीज के वजह से होती हो। वैसी बीमारियां जो छूने से फैलती हो उसके आधार पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और करना जायज है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन किसी अच्छे भले आदमी के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन इस ग्राउंड पे नहीं करेंगे कि भाई साहब आपके साथ हम छुआछूत करेंगे, जाति रंग धर्म जेंडर किसी आधार पे आप उसके साथ छुआछूत नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में कहता है कि नो टाइटल नॉट बीइंग ए मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। मतलब राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि राज्य सरकार प्रदान नहीं करेगी, यानी भारत सरकार या राज्य सरकार क्या क्या उपाधि देगी? राज्य से संबंधित अगर कोई उपाधि हो तो वो दिया जाएगा, जैसे पद्म भूषण पद्मश्री एक्सेट्रा। सेना से संबंधित कर्नल मेजर जो भी हो, विद्या से संबंधित पीएचडी मास्टर्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स, ये सारी उपाधि राज्य प्रदान करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, याद रखिए। हम भारत के नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहें। और देश से प्रति ईमानदार रहने का मतलब यह है कि अगर हमको किसी तरह का कोई भी, अगर हम भारत के नागरिक और भारत से बाहर हमको कोई टाइटल दिया जा रहा है, इसके बारे में हम अपने स्टेट को सूचित करें कि हमारे पास ये टाइटल दिया जा रहा है। विदाउट स्टेट के परमिशन के हम कोई और उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। व्हाट इज मीन कि नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल, व्हाइल ही होल्ड्स any office of the profit of trust under the state except without the consent of the president any title from any foreign state। क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से उपाधि तभी लेगा जब भारत के राष्ट्रपति का कंसेंट मिलेगा। ठीक है, आप विदाउट भारत के राष्ट्रपति के कंसेंट के आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद इसी का क्लॉज 4 एंड लास्ट क्लॉज ये कहता है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट
or trust under the state shall without any consent of president except and present emolument or office of any kind from the or under any foreign state. That means कि राज्य के अधीन कोई भी पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहली मैटर, दो मैटर समझना है कि भारत का नागरिक किसी दूसरे स्टेट से तो कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। दूसरी चीज कि सेना, राज्य और विद्या संबंधी ही कोई मामलों में राज्य सरकार जो है आपको अवार्ड दे सकती है, टाइटल्स दे सकती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर भारत सरकार के अधीन काम कर रहा है, राज्य सरकार के अधीन काम कर रहा है, किसी दूसरे जगह से अगर उसको चाहिए उपाधि तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये तो है हमारे पास कॉन्सेप्ट आर्टिकल 18 तक। इसके बाद आता है आपका आर्टिकल 19 जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू फ्रीडम। दैट मीन्स कि राइट टू फ्रीडम हर एक व्यक्ति को एक स्वतंत्र जीवन जीने का पूरा अधिकार है। हर आदमी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए भारत में आजाद है, किसी के ऊपर किसी तरह का, क्योंकि जब भारत ही गुलाम नहीं तो भारत के नागरिक गुलाम कैसे हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसलिए कहते कि हमको डोमिनियन नहीं चाहिए, हमको चाहिए फुलिजर, मतलब फुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। तो राइट टू फ्रीडम इसी के अकॉर्डिंग एक मैटर है जिसमें कहा गया आर्टिकल 19 में कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। देखिए कई बार अगर आप देखेंगे कि खास करके इंडियन के रूप में अगर आप देखें तो भारत के नागरिकों में एक बड़ी खराबी है। शायद दूसरे देशों से मेरा कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है, लेकिन जहां तक हम महसूस किए हैं उसमें आपको ये बताते हैं कि भारत के लोग जो है ना किसी भी चीज का नाजायज फायदा उठाने में बड़े आगे। उनको नाजायज फायदा उठाने में बड़ा मजा आता है ना। अगर आप कह दें जिस काम को करने के लिए अगर आप मना कर दें तो उस काम को वो करने में बड़ा आगे रहते हैं। ओशो एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए और ओशो ने एक बार एक बात कही थी कि इंसान को कवर्ड चीज यानी ढकी हुई चीजों को देखने में बड़ी उत्सुकता होती है बजाय उसके कि वो चीज कोई चीज खुली हुई पड़ी हुई। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि एक हम गिफ्ट लेके आए घर में, उसको ना बताएं कि इसमें क्या है, उसको बोले कि कुछ तो है, कुछ तो लाए, क्या लाए हैं ये ना बता के हम उसको कहें कुछ तो लाए, भाई साहब क्या लाए हैं बताएंगे तब तो भारत के लोगों को जो है ना वो बड़ी उत्सुकता होती है। अब मानव का स्वभाव है उत्सुक होना, लेकिन तब भी कुछ ज्यादा ही उत्सुक होना भारतीयों का स्वभाव है। आर्टिकल 19 जो कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है यानी वाक स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उससे संबंधित कुछ अधिकारों को आपके संरक्षण देता है। ठीक है, कहता ये है जब 97th अमेंडमेंट 2011 में हुआ था तो उसमें एक बात और जोड़ी गई थी, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 19 का क्लॉज 1 कहता है कि ऑल सिटीजन हैव द राइट, भारत के हर एक नागरिक को यह अधिकार है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको बात बोलने की स्वतंत्रता है और आपको अपने विचारों को प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। आपको बोलने की छूट है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। यू कैन क्रिटिसाइज योर कॉन्स्टिट्यूशन इवन टू। अभी भारत के जो वर्तमान चीफ जस्टिस है जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक बात कहा था कि भारत के संविधान की एक खासियत यह है कि ये उनके लिए भी काम करता है जो इसमें भरोसा नहीं करते। ठीक वही मैटर है कि भारत के संविधान जो है लोगों को इस बात की छूट देती है कि आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन की छूट है, आपको बोलने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट है, लेकिन ऐसे कोई विचार आप व्यक्त ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है जिससे किसी की भावनाओं को आहत होना पड़े या जिससे किसी का व्यक्तिगत छवि या व्यक्तिगत आर्थिक शारीरिक मानसिक अगर कोई नुकसान होता हो तो वो विचार समाज के लिए घातक हो सकता है। दूसरा कहता है आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज B कि टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कहीं भी आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आप कई जगह पे सभाएं कर सकते हैं बिना हथियार के, और इसी वजह से आर्मी को इस बात की स्वतंत्रता नहीं दी गई है।
आर्मी को जो है एसोसिएशन बनाने की छूट नहीं दी गई है। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, क्लॉज सी ये कहता है कि आपको पूरा इस बात का छूट है कि आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। एंड लास्ट कि टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें ये बात लिखी तो जरूर गई है कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में फ्री ढंग से मुक्त स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज जो है वो ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल लोगों के लिए है, इसके लिए वहां पे आपके घूमने पे रोक जरूर लगाएगी। ठीक है। उसके बाद इसमें कहता है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक, कहीं भी आप भारत के किसी भी भाग में जो है रह सकते हैं। इसके बाद क्लॉज एफ था कि जम्मू कश्मीर के अलावा, लेकिन अब तो उसको हटा दिया गया है। क्लॉज जी कहता है कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ठीक है, आप जो है कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं या कोई भी आप अपना प्रोफेशन भारत में बिजनेस व्यापार के लिए आप कर सकते हैं। इसका कुछ जस्टिफिकेशन दिया। नथिंग इन सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज ए ऑफ द सब क्लॉज 1। सब क्लॉज ए ऑफ द सब क्लॉज 1 क्या था? कहता है कि आपको यहां पे बोलने की और एक्सप्रेशन की छूट है। अब उसके बारे में जस्टिफिकेशन सुनिए। कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making law in so far as such law imposes reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interest of the sovereignty and the integrity of India, the security of the state, friendly relations with the foreign states, public order, decency or morality, or in the relation to contempt of the court, defamation and the incitement to an office। कहने का मतलब यह है कि आपको कहीं भी आने जाने सब चीजों की छूट दी गई, लेकिन उसके बारे में कहता है कि अगर आपको बोलने की या आपको अपने विचार को प्रकट करने की छूट दी गई है तो उसमें कहता है कि राज्य को यह पूरा अधिकार है कि आपके कुछ कर्तव्यों पे या कुछ क्रियाकलापों पे वो रोक लगा सकता है कारण के आधार पर। जैसे क्या कारण? यह हो सकता है कि अगर आपकी भाषा या आपकी बोलने की स्वतंत्रता से हमारा किसी दूसरे देश के साथ रिश्ता खराब हो जाए तो वहां पे आपके बोलने से ना बोलना ज्यादा बेहतर है। या फिर आप किसी कोर्ट का कंटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस जुडिशियरी पे पूरा सिस्टम हमारा चल रहा है आप उसी को जो है गाली देना शुरू कर दें जिसकी आप वैल्यू ना करें। ठीक है, शिष्टाचार या सदाचार आप लोक व्यवस्था को खराब कर दें, राज्य की सुरक्षा को खतरे पे ला दें, भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी पे खतरा कर दें आप, तो ऐसे किसी बात को बोलने से आपको बिल्कुल रोकेगी स्टेट। उसी में तीसरा जस्टिफिकेशन ये कहता है कि बी में ये कहता है कि किसी भी आधार पे अगर जिसमें कहता है कि आप पीसफुली आप कहीं भी बिना हथियारों के आप सभाएं कर सकते हैं, उसमें ये कहता है कि वैसी सभाएं ही आप कर सकते हैं जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखे, लोक व्यवस्था को भी बनाए रखे, या किसी तरह का कोई विधि को खराब करने वाली व्यवस्था को आप न करेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा करने का कोई काम आप करते हैं तो राज्य को पूरा अधिकार है कि उस पर आप पे रोक लगा सके। ठीक, हर एक चीज जो इसमें दिया गया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि भाई साहब ऐसा कोई आप नहीं करेंगे काम जिससे देश का नाम हो बदनाम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो ये बात कहती है कि राज्य सभी लोगों को इस बात की छूट देता है कि आप अपने बिजनेस को, आप अपने प्रोफेशन को, आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो ये कहता है कि अगर आपको कोई बिजनेस एक ऐसे प्रोफेशन को करने में आपकी दिलचस्पी है जो प्रोफेशन करने के लिए आपको एक खास योग्यता या खास स्किल की आवश्यकता होती है, वैसे प्रोफेशन को करने के लिए आपके पास एक स्किल की डिग्री का होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि इफ यू आर अ कॉबलर, दैट मीन्स मोची, एंड यू हैव अ गुड स्किल ऑफ स्टिचेस, आपके पास बड़ा अच्छा सा स्टिच करने का स्किल है, आप बहुत अच्छे से स्टिच कर सकते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू स्टिच अ वाउंड इन सर्जरी रूम, आपको एक घाव सीने की पूरी इच्छा है कि हम तो सील ही देते हैं, तो घाव को भी सील देते हैं।
हम सिल देंगे। स्किल की तो बड़ी अच्छी आपकी जानकारी है, लेकिन आपको घाव के बारे में जानकारी नहीं है। आपके पास उस घाव को सिलने का कोई खास स्किल नहीं है। आपको आदमी के शरीर के बारे में वो जानकारी नहीं है जो एक डॉक्टर को होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर को जिस बारे में जानकारी है, उस स्किल को डॉक्टर ही परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर आप किसी को करेंगे, अगर आप किसी का घाव सिलने जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी जान जो है वो जोखिम में आ जाए। दैट मीन्स कि नीम हकीम खतराए जान, है ना। झोला छाप वैद्य से अगर आप इलाज कराएंगे तो फिर जान तो आपकी दुर्दशा में पड़ेगी। राज्य द्वारा या राज्य के स्वामित्व या राज्य के नियंत्रण में कोई भी कॉर्पोरेशन द्वारा या कोई भी व्यापार, कारोबार, उद्योग, सेवा नागरिकों को पूर्णतः या भागतः अपवर्जन करने या चलाए जाने से संबंधित है। जहां तक यह कोई विधि विद्यमान विधि संबंधित रखती है, वहां तक उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या इस प्रकार का संबंध बनाने वाली कोई विधि से राज्य को निवारित नहीं करेगी या कोई रोकेगी नहीं। मतलब सब लोगों को है कि आप लोग अपना बिजनेस करिए, प्रोफेशन करिए, आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपको लीगल टर्म्स का जानकारी होना जरूरी है। कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें आपका खास स्किल का होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि ठीक है, एक कॉमन एग्जाम्पल लीजिए बतौर नागरिक, कि अगर आप किसी कंपनी को चला रहे हैं, कोई भी एक कंपनी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है कि आप कंपनी रजिस्टर तो कर सकते हैं, आप कंपनी को चला सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कंपनी को चलाने, कंपनी का बैलेंस शीट होता है, कंपनी का मेंटेनेंस होता है, कंपनी का डाटा होता है, ये सारी कुछ चीजें, कंपनी के कुछ टैक्सेस होते हैं, कंपनी के कुछ इनकम मतलब कुछ डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, और आपको इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। ऐसे में आप जो करेंगे वो आपकी की कंपनी के लिए घातक होगा और उसमें सिवाय नुकसान के आपको कुछ हाथ लगने नहीं जाएगा। आपकी कंपनी वापस नुकसान में चली जाएगी। तो उसके लिए क्या खास स्किल लोग अपनाता है, उसी के लिए एक प्रोफेशन बनाया गया, चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट के प्रोफेशन को इसलिए बनाया गया कि भाई साहब इनको अकाउंटिंग अच्छे से आती है, ये अकाउंटिंग में एक्सपर्ट है और ये आपके काम को ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं बजाय इसके कि आप किसी काम को ज्यादा बेहतर ढंग से करें। तो कुछ स्किल वैसे कामों के लिए लगाए जाने की बड़ी जरूरत थी। ठीक है, और इसके बाद एट लास्ट हम लोग इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 20 एंड 21, उसके बाद खत्म करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 हमको ये कहता है, अगर हम ध्यान से देखें, आप लोग एक काम करेंगे, जब भी क्लास होगा तो एक अपने पास मोबाइल या लैपटॉप में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पीडीएफ जरूर खोल के रखिए। उसको बेयर एक्ट कहते हैं, बेयर एक्ट जरूर रखिए अपने पास में। बेयर एक्ट से फायदा क्या होता है कि जो भी बात हम बता रहे हैं और जिसका हम जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो आपको समझ में अच्छे से आएगी। आर्टिकल 20 ये कहता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण उसको दिया गया। हम लोग पिछले क्लास में भी इस बारे में बात किए थे कि हमारे यहाँ विक्टिम का भी राइट है और हमारे यहाँ गिल्टी का भी राइट है। जो एक्यूज्ड है उसके भी राइट्स हैं, जो विक्टिम है उनके भी राइट्स हैं। हम जब तक किसी आदमी के राइट की बात है, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ जब भी बनाया जाता है तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए बनाया जाता है, और लॉ कभी भी इस काम को नहीं करने की इच्छा रखता है जिससे, देखिए ह्यूमन है तो लॉ है, ह्यूमन नहीं है तो फिर लॉ का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। इंसान है तो गलतियां होंगी, गलतियां भी दो तीन तरीके की होती हैं। एक गलती होता है नेग्लिजिबल, जिसको हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं। दूसरी गलती होती है जिसमें पनिशमेंट देना जरूरी होता है ताकि वो आदमी उस गलती को दोबारा ना दोहराए। और तीसरी गलती होती है रिग्रेस, दैट मीन्स कि उसका उसमें ट्रीटमेंट बड़ा तगड़ा जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई आदमी साइकिल से जा रहा है, ठीक है, और साइकिल से जा रहा है बेचारा, अनइंटेंशनली जा रहा है, किसी के पैर में थोड़ा सा ठोक दिए, किसी के भी पैर में थोड़ा सा ठोक दिए। इंटेंशन नहीं था बेचारे का कि उसको हम धक्का मारे, ना ही उसके साइकिल से धक्का मारने से उसको कोई सीरियस इंजरी होगा, तो ये क्राइम के श्रेणी में नहीं आएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप पुलिस के यहाँ जाते हैं ऑफेंस लिखाने या पुलिस के यहाँ जब एफआईआर करने जाते हैं, दो वर्ड आप लोगों को पता होगा, पुलिस और मैजिस्ट्रेट।
आप मजिस्ट्रेट के यहाँ भी डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एज इक्विवेलेंट टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और कभी कभी डिस्ट्रिक्ट, देखिए होता क्या है मजिस्ट्रेट में और डीएम में कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए मजिस्ट्रेट के पास या डीएम के पास जो है मजिस्ट्रेट का पावर होता है, बट ये जरूरी नहीं है कि मजिस्ट्रेट और डीएम दोनों एक ही व्यक्ति हों। वो अपना पावर किसी और को भी दे सकता है या किसी और को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना सकता है। खैर ये तो बात की बात है। आप अपना कंप्लेन मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस दैट मींस कि यू हैव डन अ क्राइम which have definitely a punishment, but non cognizable मतलब गैर संज्ञेय, उसमें आप जुर्माना भर के छूट सकते हैं। दो तरीके का। फिर हमने देखा कि क्राइम के बारे में अगर हम लोग समझे, एक नेग्लिजिबल है, एक पनिशेबल है, एक रिग्रेस पनिशेबल है। नेग्लिजिबल का एग्जांपल आप लोगों को बता ही दिए कि किसी से चलते चलते जो है थोड़ी सी झड़प हो गई, बहुत ज्यादा उसको नेग्लिजिबल करके आप चल सकते हैं। लेकिन झड़प तब तक आप इग्नोर कर सकते हैं जब तक कि वो झड़प जो है किसी तरह के क्राइम को कन्वे न करे। तो इसमें ये कहता है आर्टिकल 20 में, इन द प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंसेस, दैट मींस क्लॉज 1, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड as an offense, not be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। क्या कहता है, सो ध्यान से समझिए। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है, मतलब वो कोई जब क्राइम कर रहा हो उस समय उस अपराध के लिए कुछ पनिशमेंट बना हुआ हो। क्योंकि जैसे आप कोई पनिशमेंट बना दिए, सपोज करिए कि हमारे घर में ऐसा नियम निकले कि 6 साल से नीचे का बच्चा जो है स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा काम करता है उसको हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक खड़ूस टाइप का ससुर घर में इस तरीके का कोई फरमान लाता है कि अगर हमारे बच्चों में से कोई 6 साल से नीचे के बच्चों को अगर भेजता है बाहर पढ़ने के लिए तो वह हमारे यहाँ दोषी माना जाएगा और उसको हमारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। लॉ तो बन गया। अब उसके बाद कोई आदमी यदि जाता है अपने बच्चे को 6 साल से कम के बच्चे को पहुंचाने, तब तो दोषी माना जाएगा ना। लेकिन अगर वो स्कूल छोड़ के आ गया और उसके बाद ससुर जैसा फरमान निकालते हैं तो वो क्राइम के श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि जब वो क्राइम कर रहा था तब तक तो ऐसा कोई लॉ ही नहीं था। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि वैसा व्यक्ति जो अपराधी तब तक नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि वो अपराध करने के समय उस अपराध के लिए कोई सजा न बना हुआ हो, ठीक है। जो उस अपराध के लिए सजा न बना हुआ हो तब तक वो आदमी जो है क्रिमिनल या ऑफेंस उसके ऊपर क्लियर ना हो पाएगा। सेकेंड ये कहता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1। एक ऑफेंस के लिए आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर आपने एक बार किसी की हत्या कर दी है, मर्डर के चार्जेस 302 आपके ऊपर लग गए, आप 5 आदमी का भी मर्डर करेंगे तब भी आपके ऊपर 302 ही लगेगा। आईपीसी सेक्शन 302। आप एक आदमी को मारे तो भी 302, 2 आदमी को मारेंगे तो भी 302, क्योंकि आपको एक आदमी को मारने के लिए उतनी सजा मिलेगी जितना 5 आदमी को मारने के लिए मिलेगी। सजा का टाइप चेंज हो सकता है, रिग्रेस हो सकता है, दंडनीय बहुत ज्यादा कड़ा सजा आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 आदमी को मार दिए, एक आदमी के मरने पे 14 साल का जेल है तो 70 साल की जेल हो जाएगी आपको। तो नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड एंड नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन 1। Clause 3, no person accused of any offense shall be compelled to be the witness against himself। किसी अपराध के लिए अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, है ना। हम ही चोरी करें और हम अपनी गवाही हम ही दें, कभी कहेंगे थोड़ी कि भैया हम गलत है। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम कह दें कि हम गलत है, मैटर ही नहीं उठेगा। हम अपने खिलाफ गवाही देंगे और कह देंगे कि हम गलत हैं, मजा आ जाएगा अगर ऐसा आदमी देश में मिल जाए तो। और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 जो देश और ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जानने की बड़ी जरूरी है। और आर्टिकल 21 ये कहता है
कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एवरीथिंग दैट इज योर पर्सनल बिलोंग्स टू द पर्सनल लिबर्टी एंड एवरी वायलेशन ऑफ योर पर्सनल लिबर्टी इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 itself. No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. And Article 21A is the right to the education, and the state shall provide free and compulsorily education to all children at the age of 6 to 14 years in such manner as the state may by the law determine. Article 21, ठीक है, inserted by the Constitution 86th Amendment Check 2002 with effect from the 1/4/2010. सब पढ़े राइट टू एजुकेशन. तो जैसे इंटरनेट का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार, ये सारे जो आपके राइट्स हैं, ये सारे के सारे राइट, मनपसंद लड़की से शादी करने का अधिकार. एक बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका था कि अगर आपको अपनी मनपसंद लड़की से शादी करनी है तो कौन सा आर्टिकल आपका इसमें हेल्प करेगा, दैट इज आर्टिकल 21. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको पूरी छूट है कि अगर आप बालिग हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केवल आप ही के मन से हो, लड़की की भी इच्छा होनी चाहिए कि हमको इससे शादी करनी. एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए, यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है. अगर हम किसी लड़की को चाह रहे हैं या लड़की कोई हमें चाह रही है और हम चाह ही नहीं रहे, दैट इज क्राइम, है ना. इसमें वो बातें नहीं चलेंगी कि मैं किसी को भी प्यार करूँ, आपको उससे क्या. बिल्कुल है भाई, आर्टिकल 21 का वायलेशन है ना. तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. विधि के द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया के अधीन किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से रोका नहीं जाएगा. आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी स्टेट जो है, किसी भी बच्चा जो 6 साल से 14 साल तक का बच्चा है, ये देखेगा कि उस बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन मिले, देश इलिटरेसी की तरफ न बढ़े. कंपलसरी एजुकेशन उसको मिलना ही चाहिए. कल हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे. कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 22 के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज. कब अरेस्ट होगा, कब डिटेंशन होगा, कल हम लोग इस बारे में समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड डिटेंशन. उसके बाद हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से लीगल प्रैक्टिशनर को चुनने का अधिकार है, किस तरीके से उसको अपने आप को डिफेंड करने का अधिकार है. इन सारी चीजों को कल हम लोग आर्टिकल 21, कल केवल आर्टिकल 22 एंड 22 और 23 में ही सलट जाएगा. 22, 23, 24 तीन आर्टिकल कल हम लोग कवर करेंगे. आज हम लोग बेसिकली कवर किए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A. इन सारे आर्टिकल्स को एक बार आप वापस से रिवाइज करेंगे. जब भी आप नेक्स्ट टर्म में क्लास को अटेंड करें तो उस समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बेयर एक्ट होना चाहिए. बेयर एक्ट आपको मार्केट में मुश्किल से 50-100 में मिल जाएगा. नहीं भी मिलता है तो भी आप एक बार कोशिश करिएगा तो पीडीएफ फॉर्मेट में इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको जरूर डाउनलोड करके रखिए. उसको ध्यान से सुनिए कि उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है. याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो लोग थे वो लीगल प्रोफेशन के अधिक थे लोग. ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसको कुछ लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज ये कह के किया गया था कि वो वकीलों की सभा है भाई साहब, है ना. क्योंकि उसमें जितने लोग थे अप्रॉक्स लोग, कुछ बैरिस्टर थे, कुछ वैसे लोग थे. बैरिस्टर दैट मींस कि जो लोग दक्षिण अफ्रीका या इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई लॉ की कंप्लीट करके आए हो, दैट इज बैरिस्टर. वैसे लोगों को कहा गया कि भाई साहब ये लोग जो है वकीलों की सभा है. तो जो भी टर्म इसमें लिखे जाते हैं, हर एक टर्म, हर एक कॉमा, हर एक वर्ड का भी अपना मतलब निकाला जा सकता है. ठीक है, तो इसके आधार पे लूपहोल ढूंढने की कोशिश ना करें, इसको इस बात को ढूंढने की कोशिश करें कि ये आपके लिए किस ढंग से अच्छा या किस ढंग से बुरा हो सकता है. ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. और नहीं है तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. पुनः पधारें एक बार वापस इसी चैनल पे, इसी जगह पे क्या, और इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा. पढ़ने का तो मन वैसे भी नहीं कर रहा है तो यही सही. बहुत ज्यादा प्रश्न हो गया क्या?